गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को शुरू करने वाले हैं, दैट इज द फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। एंड फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम लोग आज पहले ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट को स्टडी करने वाले हैं। ध्यान दीजिए कि ये जो पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट का, तो इसमें हमेशा अपडेट होते रहता है, हमेशा अपडेट होता है। ये एक्ट है, ये कानून है, यहाँ पे रूल्स है। तो ये कानून में हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे यूज करते हैं जो बुक में कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो कि अभी ऑब्सोलीट हो चुके हैं, बट वो आपको बुक में अभी भी मिलेंगे, क्योंकि बुक जो है वो 6 महीने पहले का अपडेट किया हुआ है। बट अभी जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स आए हैं एक्ट में, जैसे कि कल कोई अमेंडमेंट आया है या 2-4 दिनों में जो अमेंडमेंट आया है, तो आपको बुक में नहीं मिलेगा, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ओके, सो अब चलिए शुरू करते हैं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। अब ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है, तो इसको शुरू करने से पहले इसका कुछ इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन, ओके। अब ये जो मैं इंट्रोडक्शन आपको बता रहा हूं, तो इस इंट्रोडक्शन के ऊपर में भी क्वेश्चंस आते हैं, याद रखिए। इंट्रोडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या बताया गया देखिए। तो यहाँ इंट्रोडक्शन में आपको ये याद कर लेना है 23rd of 1940, 10th April 1940। ये दोनों भी डेट्स आपको, मतलब डेट्स और ये नंबर याद रखना है। इसके ऊपर में बिहार की जो एग्जाम हुई है, बीटीएससी की एग्जाम, मतलब बिहार की ड्रग इंस्पेक्टर की एग्जाम थी, तो बिहार ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम में ये 23rd of 1940 पे क्वेश्चन पूछा गया था कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ये 1940 का कौन सा एक्ट है? 21st, 22nd, 23rd, 24th कौन सा एक्ट है? सो इट इज द 23rd of 1940। तो याद रखिए, आप फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में जो कोई भी एक्ट पढ़ते हो, जो कोई भी रूल्स पढ़ते हो, तो उसका जो नंबर होता है एंड जो उसका इम्प्लीमेंटेशन का डेट होता है विद इफेक्टिव फ्रॉम डेट, वो आपने याद रख लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में इंपॉर्टेंटली सबसे पहले आपको ये याद कर लेना होगा कि जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है, ये 23rd of 1940 है, 23rd of 1940। ओके, 1940 का ये 23rd नंबर का एक्ट है, 1940 में। ओके, देन ये कब रिलीज हुआ है, कब इंप्लीमेंट हुआ है? तो 10th April 1940, 10th April 1940 से ये इंप्लीमेंट हुआ है, ये इफेक्टिव हुआ है। तो ये डेट भी आपको याद रखना है। इसके बाद में यहाँ पे मैं आपका कुछ बेसिक्स कवर कर रहा हूँ, कुछ इंट्रोडक्शन कवर कर रहा हूँ इस एक्ट के बारे में। एंड ये जो इंट्रोडक्शन मैं अभी कवर करूंगा इसका, तो इसके ऊपर में आपको एग्जाम में, मतलब पीवाईक्यू आप चेक करोगे तो पीवाईक्यू में हर पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर दिखाई देगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है, तो ये 1940 का कौन से नंबर का एक्ट है? तो 1940 का 23rd नंबर का एक्ट है, राइट। एंड ये कब इफेक्टिव हुआ, कब से? तो 10th April 1940 से ये इफेक्टिव हुआ है, ये आपने याद कर लिया। ओके, अब इसके बाद में नंबर ऑफ चैप्टर्स। तो अब ये जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, इसमें हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर? सो हाउ मेनी चैप्टर्स? सो देयर आर 5 चैप्टर्स। एंड वो चैप्टर्स के टाइटल्स क्या है, कौन से नंबर पे कौन सा चैप्टर दिया गया है, वो याद कर लीजिए। तो यहाँ पे चैप्टर 1 इज इंट्रोडक्टरी, चैप्टर 2 इज अबाउट DTAB, CDL एंड DCC। ओके, देन chapter 3 is about import of drugs and cosmetics. Okay, chapter 4 is about manufacture, sale and distribution of drugs and cosmetics. Okay, MSD, manufacture, sale and distribution of drugs and cosmetics, that is chapter 4. Then chapter 4A, that is provisions relating to Ayurvedic, Siddha and Unani drugs. Okay, Ayurvedic, Siddha and Unani, मतलब ASU। ओके, आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स, इसके लिए चैप्टर 4A इज देयर। देन चैप्टर 5 इज मिसलेनियस। चैप्टर 5 क्या है? मिसलेनियस है। ओके, सो इस तरीके से ये चैप्टर से ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के। सो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर? सो 5 चैप्टर्स आर देयर। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। देन चैप्टर 1 क्या है? इंट्रोडक्टरी। चैप्टर 2 DTAB, CDL एंड DCC। चैप्टर 3 इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स, ये चैप्टर नंबर पे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। देन चैप्टर 4 मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। चैप्टर 4A प्रोविजंस रिलेटिंग टू आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स। चैप्टर 5
मिसलेनियस। ओके, तो इस तरह से चैप्टर 5, टोटल 5 चैप्टर्स यहाँ पे आते हैं। ओके, देन 5 चैप्टर्स के बाद में इसमें सेक्शंस आते हैं। सो टोटल हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर? ओके, तो ये जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है इसमें टोटल कितने सेक्शंस है? तो यहाँ पे टोटल 38 सेक्शंस आते हैं, 38 प्लस एक 39 नंबर का सेक्शन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ऐड किया हुआ है। ओके, तो 38 प्लस 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेक्शन कैसे देखा जाता है। तो आप देख सकते हो कि चैप्टर 1 इंट्रोडक्टरी सेक्शन 1, ओके, सेक्शन 1, देन सेक्शन 2 इज एप्लीकेशन ऑफ अदर लॉज नॉट बार, देन सेक्शन 3 डेफिनेशंस, ओके, then section 4 this is the presumption as to poisonous substances, then chapter 2 में section 5 the TTAB, then section 6 आएगा यहाँ पे। okay, section 6 is about CDL, okay, section 6 CDL, section 7 is about DCC, okay, section 7 ये section 7 है DCC। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे टोटल हमें 38 सेक्शंस दिखाई देते हैं। टोटल कितने? 38 सेक्शंस, एंड 38 सेक्शंस में एक और लास्ट में जो सेक्शन है 39 नंबर का, वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ऐड किया हुआ सेक्शन है। तो टोटल यहाँ पे 39 सेक्शंस आते हैं, 38 प्लस 1 मतलब 39 सेक्शंस यहाँ पे है। ओके, इस ओरिजिनल पीडीएफ में, ओरिजिनल पीडीएफ में 33 सेक्शंस 39 सेक्शंस आपको दिखाई देंगे। चलिए देखते हैं। देखिए मैं एंड ऑफ दिस इस पे जा रहा हूँ, सॉरी ये आ गया आपका शेड्यूल। ओके, 36 36 37 38 ये 38 नंबर का आपका सेक्शन है। ओके, 38 नंबर के सेक्शन के बाद में यहाँ पे ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र ने ऐड किया हुआ सेक्शन। ओके, तो यहाँ पे ये 39 नंबर का सेक्शन आ गया, 39। ओके, 39 रूल्स टू बी लेड बिफोर स्टेट लेजिस्लेचर। तो यहाँ पे टोटल 39 सेक्शंस है। ओके, बट जो लेटेस्ट अमेंडमेंट आया है, तो लेटेस्ट अमेंडमेंट के हिसाब से तो जन विश्वास एक्ट में यहाँ पे इज द जन विश्वास एक्ट। ओके, सो यहाँ पे ये देखिए आप। ओके, सेक्शन 29 है। ओके, सेक्शन 29 शैल बी ओमिटेड। ओके, सो सेक्शन 29 ओमिटेड है। तो आपको ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ में से सेक्शन नंबर 29 को हटा देना है। ओके, तो याद रखिए कि जो भी, हाँ ये वाला सेक्शन है, यस, ये जो सेक्शन 29 है, ओके, इसको आप हटा दीजिए। ओके, इसको कट कर दीजिए। नाउ इट इज ओमिटेड, ये अभी ओमिटेड है, इसको अभी हटा दिया गया है। ओके, सेक्शन 29 इज ओमिटेड। अब ये सेक्शन यहाँ पे नहीं है। ओके, तो इसीलिए अब ये जन विश्वास एक्ट है। ओके, तो जन विश्वास एक्ट में यहाँ पे दिया गया है सेक्शन 29 शैल बी ओमिटेड। ओके, तो ये जो जन विश्वास एक्ट है, इसके अंदर में यहाँ पे आपको दिया गया कि जो सेक्शन जो 1940 है, द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, इसमें जो भी चेंजेस हुए हैं अभी 2026 में, ये अप्रैल 2026 का जन विश्वास एक्ट है। तो इसमें क्या बोला गया कि इन सेक्शन 27A में क्या चेंजेस होने चाहिए, सेक्शन 28A में क्या चेंजेस होने चाहिए, देन सेक्शन 29 शैल बी ओमिटेड, सेक्शन 30 में क्या चेंजेस है, 30, देन 30A में क्या चेंजेस है। ये अमेंडमेंट्स है। ओके, ये अपडेट्स है। तो ये अपडेट्स भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आपने रीड करना चाहिए। ओके, सो जब भी आप कोई एक्ट पढ़ते हो तो उसका अपडेट आपके पास में होना चाहिए। सो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमने पहले क्या देखा कि जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है, तो इसमें इसका ये कौन से नंबर का एक्ट है 1940 का, तो 23 नंबर का ये एक्ट है। दूसरा, इसका रिलीज डेट क्या है, तो 23 अप्रैल 1940, 10 अप्रैल, जस्ट मिनट, यस। ओके, इसका जो डेट है, यस 23 उसका ये नंबर है, एंड 10 अप्रैल इसका रिलीज डेट है। ओके, 10 अप्रैल 1940 रिलीज डेट है। ओके, एंड इसके चैप्टर्स कितने हैं टोटल, सो 5 चैप्टर्स आर देयर। वो चैप्टर्स के हमने टाइटल्स भी देखे हैं। उसके बाद में सेक्शंस कितने हैं,
एक्चुअली ओरिजिनली 38 + 1 39 सेक्शन थे, बट अभी 29 नंबर का सेक्शन जो है वो ओमिट हो चुका है, डिलीट हो चुका है। सो यहाँ पे 37 + 1 38 सेक्शन इसमें अभी है। ओके, उसके बाद में सेक्शंस होने के बाद में शेड्यूल्स आते हैं। सेक्शंस के बाद में क्या है? शेड्यूल। तो इसके अंदर में टोटल कितने शेड्यूल्स है? तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में देयर आर 2 शेड्यूल्स। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर? 2 शेड्यूल, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2। तो जो शेड्यूल 1 है उसमें क्या है? तो शेड्यूल 1 में जो आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी के बुक्स है, जिसको ऑथोरिटेटिव बुक्स बोला जाता है, ऑथोरिटेटिव बुक्स ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी, तो उसे बोला जाता है, वो शेड्यूल 1 में दिए गए हैं। तो ये जो आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, ये जो अथॉरिटेटिव बुक्स है, इन बुक्स में जो ड्रग्स दिए गए हैं या जो भी फार्मूली दी गई है, वही फार्मूली आयुर्वेदिक फार्मूली या सिद्धा फार्मूली या यूनानी फार्मूली कंसिडर की जाती है। कोई भी हर्बल ड्रग हो, कोई भी हर्बल ड्रग, तो हर हर्बल ड्रग आयुर्वेदा है क्या? सो ईच एंड एवरी हर्बल ड्रग इज नॉट आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक मतलब ओनली वो ड्रग होता है, वो फॉर्मूला होता है जो कि यहाँ पे आयुर्वेदा की जो बुक्स दी गई है शेड्यूल 1 में। ओके, ये फर्स्ट शेड्यूल है, द फर्स्ट शेड्यूल। ओके, आयुर्वेदिक एंड सिद्धा सिस्टम ए। तो इसमें आयुर्वेदा के जो भी बुक्स के नाम दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे आरोग्य, कल्पद्रुमा, अर्क प्रकाशा, आर्यभिषक, अष्टांग हृदया, अष्टांग संग्रह, इस तरह के। तो ये जो बुक्स है, इन बुक्स में जो फॉर्मुलेशंस दी गई है, जो ड्रग्स दिए गए हैं, वही आयुर्वेदिक है। उसके अलावा बाकी कुछ आयुर्वेदा नहीं है। उसके अलावा कोई भी हर्बल फॉर्मुलेशन है तो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन कंसिडर नहीं किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे शेड्यूल 1 में आपको आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम के जो बुक्स है, ऑथोरिटेटिव बुक्स है, वो ऑथोरिटेटिव बुक्स की लिस्ट आपको यहाँ पे मिलती है। ये लिस्ट भी आपने एक बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस पे भी काफी बार क्वेश्चन आया है। जैसे कि इसमें एक नागमुनि है, सिद्धा सिस्टम में बुक का नाम नागमुनि, तो उसके ऊपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि नागमुनि ये कौन से सिस्टम का बुक है, आयुर्वेदा, सिद्धा, होम्योपैथी या यूनानी, इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है। ये यूनानी सिस्टम के बुक्स की लिस्ट है। तो शेड्यूल 1 जो होता है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट का, उसके अंदर में आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम के बुक्स के नाम आते हैं। देन जो सेकंड शेड्यूल है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में, सेकंड शेड्यूल, तो सेकंड शेड्यूल में जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे इंडियन फार्माकोपिया है, तो इंडियन फार्माकोपिया का स्टैंडर्ड्स हमें फॉलो करना पड़ता है ड्रग का। तो इंडियन फार्माकोपिया ये ड्रग का लिए स्टैंडर्ड है, लीगल स्टैंडर्ड है, ये कौन कहता है? तो ये सेकंड शेड्यूल बोलता है, सेकंड शेड्यूल। तो सेकंड शेड्यूल जो होता है, इसमें स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं ड्रग्स के लिए। ओके, जो भी ड्रग्स इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं या इंपोर्ट होते हैं, तो उनका मिनिमम स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, वो स्टैंडर्ड आपको यहाँ पे सेकंड शेड्यूल में मिलेंगे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में। तो ध्यान रखना है कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है, उसमें टोटल 37 + 1 अभी सेक्शंस है। 29 नंबर का सेक्शन डिलीट हो चुका है, ओमिट हो चुका है। उसके बाद में इसमें शेड्यूल जो शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 1 में अथॉरिटेटिव बुक्स है आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी की, एंड शेड्यूल 2 में स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। ओके, सो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में ओनली 2 शेड्यूल्स है। तो जैसे आपने पढ़ा होगा, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, शेड्यूल C1, शेड्यूल डी, शेड्यूल ई, शेड्यूल जी, शेड्यूल एफ, शेड्यूल जी, शेड्यूल एच, शेड्यूल H1, ये कौन सा शेड्यूल है फिर? तो ये शेड्यूल ड्रग्स रूल्स के है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के नहीं है। जो ओरिजिनल एक्ट है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, उसके अंदर ओनली 2 शेड्यूल्स आते हैं। एंड जो हम शेड्यूल ए, बी, सी, डी की बात करते हैं, तो वो आते हैं आपके ड्रग्स रूल्स में। ओके, ध्यान रखना है। नाउ अब ये जो शेड्यूल्स है, जितने भी शेड्यूल्स यहाँ पे है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में, तो उनका एक हम लोग लिस्ट बना लेंगे, एक लिस्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट बनाई है इंपॉर्टेंट सेक्शंस की, जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में इंपॉर्टेंट सेक्शंस आते हैं। तो इंपॉर्टेंट सेक्शन की मैंने लिस्ट बनाई है, एंड ये जो लिस्ट मैंने बनाई है, सेम लिस्ट आपको अपनी बनानी है। ओके, तो लिस्ट कैसे है? तो देखिए यहाँ पे मैंने टेबल बनाया है। इस टेबल में एक कॉलम सेक्शन का है, और दूसरा जो कॉलम है दैट इज अबाउट कमेंट, वो सेक्शन का टाइटल आएगा, उस पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में कमेंट आ जाएगा। अब जैसे जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस मुझे लगते हैं, जिन पे काफी बार क्वेश्चंस आए हैं, तो ऐसे सेक्शंस मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। तो यहाँ पे एक सेक्शन है 33C, जो कि ASU DTAV के बारे में है। दूसरा सेक्शन है सेक्शन 5, जो DTAV के बारे में है। सेक्शन 5 DTAV एंड सेक्शन 33C DTAV है, बट ASU है। तो सेक्शन 5 में
जो मॉडर्न मेडिसिन है, एलोपैथिक मेडिसिन है एंड जो कॉस्मेटिक्स है उससे रिलेटेड ये ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड DTAB। ओके, एंड जो आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी सिस्टम है, आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी सिस्टम के लिए जो DTAB है वो डिटेल दिया गया है सेक्शन 33C में। तो सेक्शन 33C इज अबाउट आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी DTAB एंड सेक्शन 5 ये DTAB है। जो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड होता है, तो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का काम क्या है? तो ये एडवाइजरी बोर्ड है। क्या है? एडवाइजरी बोर्ड। एंड ये एडवाइजरी बोर्ड का काम क्या है? तो इसका काम है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को ये जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है इसके बारे में एडवाइस करना। मतलब जो एक्ट है, इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इस एक्ट को अमेंड करने के लिए, इस एक्ट में नेसेसरी चेंजेस करने के लिए गवर्नमेंट को, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करना, यह DTAB का काम है। DTAB एलोपैथिक मेडिसिन रिलेटेड एडवाइस करता है, तो ASU DTAB जो है ये आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी सिस्टम रिलेटेड एडवाइस करता है। ओके, एंड गवर्नमेंट फार्मा रिलेटेड, फार्मा सेक्टर में जब भी कोई नया कानून लाती है, नया रूल लाती है, कोई भी ड्रग को बैन करने का डिसीजन लेती है, तो इट इज ऑलवेज इन कंसल्टेशन विद द DTAB। गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, DTAB को कंसल्ट किए बगैर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट DTAB को कंसल्ट किए बगैर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती। और इमरजेंसी में यदि गवर्नमेंट ने डिसीजन ले भी लिया, तो डिसीजन लेने के बाद में विद इन 6 मंथ्स गवर्नमेंट को DTAB के साथ में कंसल्ट करना जरूरी है। ओके, सो यहाँ पे सेक्शन 33C एंड सेक्शन 5 याद कर लीजिए। एंड इस तरह का टेबल आपको बनाना है। जब आप ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पढ़ोगे तो वहां पे अपना खुद का टेबल आप बनाइए। देन सेक्शन 33F एंड सेक्शन 20। ओके, सेक्शन 20 ये गवर्नमेंट एनालिस्ट रिलेटेड है। गवर्नमेंट एनालिस्ट फॉर मॉडर्न मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक्स। एंड सेक्शन 33F जो होता है ये ASU गवर्नमेंट एनालिस्ट है। ASU दैट इज आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी सिस्टम रिलेटेड गवर्नमेंट एनालिस्ट। ओके, तो यहाँ पे सेक्शन 20, सेक्शन 33(5). ओके, देन नेक्स्ट है सेक्शन 20 एंड सेक्शन 33G। सेक्शन 21 जो है, सेक्शन 21 एंड सेक्शन 33G। सेक्शन 21 मतलब ये ड्रग इंस्पेक्टर रिलेटेड है। ड्रग्स इंस्पेक्टर कौन सा? तो एलोपैथिक मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक्स। तो मॉडर्न मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक्स रिलेटेड जिस जो ड्रग इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है, रिक्रूटमेंट होता है, दैट इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ड्रग इंस्पेक्टर की, तो दैट इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21। एंड जो ASU इंस्पेक्टर होता है, आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी सिस्टम का ड्रग इंस्पेक्टर, आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी सिस्टम का जो ड्रग इंस्पेक्टर होता है, तो उसका अपॉइंटमेंट, उसका रिक्रूटमेंट, उसका जो भी ड्यूटीज होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, दैट इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 33G। ओके, सेक्शन 33G। तो यहाँ पे ये 2 सेक्शंस याद कर लीजिए। ओके, देन सेक्शन 6 इज अबाउट CDL दैट इज सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। एंड जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है, इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? वेयर? CDL का हेड ऑफिस कलकत्ता। यस, इट इज इन कलकत्ता। ओके, कलकत्ता, कोलकाता, वहां पे इसका हेड ऑफिस है। एंड CDL की कई सारी ब्रांचेस है अलग अलग जगह पे, एंड उनके अलग अलग रोल है। यस नेहा, कोलकाता इज दी, कोलकाता यहाँ पे CDL का हेड ऑफिस है। एंड CDL की अलग अलग ब्रांचेस है, कई सारे उसके हाथ है अलग अलग काम करने के लिए, तो ब्रांचेस अलग अलग जगह पे है, उसको डिटेल्स हम आगे देखेंगे। देन सेक्शन 7 इज अबाउट DCC मतलब ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी, ड्रग्स कंसल्टेटिव कमिटी। ओके, तो ड्रग्स कंसल्टेटिव कमिटी का काम क्या होता है? तो ड्रग्स कंसल्टेटिव कमिटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को और DTAB को एडवाइस करती है। ओके, DTAB को एडवाइस कौन करता है? DCC। DTAB सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करती है। तो DTAB सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करती है, तो DCC जो होता है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड DTAB को एडवाइस करता है। देन अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, यहाँ पे सेक्शन नंबर 9 मिस ब्रांडेड ड्रग्स है। ओके, इसके बाद में अगर आप आगे देखते हो, सेक्शन नंबर 9 के बाद में सेक्शन नंबर 17 ये भी मिस ब्रांडेड ड्रग है। 17 के बाद में
अगर आप आगे चलते हो सेक्शन 33 ई पे, ओके, तो सेक्शन 37 ई वो भी मिस ब्रांडेड ड्रग आएगा। सेक्शन 37 ई, ओके, ई ये भी मिस ब्रांडेड ड्रग है। ओके, तो मिस ब्रांडेड ड्रग सेक्शन 33 ई में भी आता है, सेक्शन 17 में भी आता है एंड सेक्शन 9 में भी आता है मिस ब्रांडेड ड्रग। ओके, सेक्शन 9 एंड सेक्शन 17। ओके, 17 मिस ब्रांडेड इंपोर्ट रिलेटेड, सेक्शन 17 मिस ब्रांडेड मैन्युफैक्चरिंग फॉर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, देन सेक्शन 33 ई, तो सेक्शन 33 ई ये भी मिस ब्रांडेड है बट ये एएसयू रिलेटेड है, एएसयू आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी सिस्टम रिलेटेड। ओके, तो तीनों जगह पे जो तीन अलग अलग सेक्शन है बट कंसेप्ट एक ही है, कंसेप्ट एक ही है। फर्क कितना है कि जो आपका इंपोर्ट रिलेटेड, ओके, इंपोर्ट रिलेटेड मिस ब्रांडेड ड्रग जो है उसके लिए सेक्शन 9 अप्लीकेबल होता है। मैन्युफैक्चरिंग फॉर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन में यदि मिस ब्रांडेड ड्रग है तो उसको सेक्शन 17 अप्लीकेबल होता है। आयुर्वेदिक सिद्धांत यूनानी ड्रग्स है तो उसके लिए सेक्शन 33 ई अप्लीकेबल होता है मिस ब्रांडेड ड्रग में। अब मिस ब्रांडेड ड्रग का डेफिनेशन क्या है, वो कंसेप्ट क्या है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे रिपीटेशन है। आप एक बात ध्यान रखिए, जब आप किसी भी कानून का स्टडी करते हो, रूल्स का स्टडी करते हो, तो उसमें बहुत ज्यादा रिपीटेशन होता है। तो रिपीटेशन में मतलब मेन एक वर्ड होता है, कीवर्ड होता है, आप उतना याद रख लीजिए, बाकी सब कुछ सेम रहता है। ओके, तो यहाँ पे सेक्शन 9 एंड 17 एंड 33 ई हमने देखा। उसी तरह से सेक्शन 9A एडल्टरेटेड ड्रग, 17A एडल्टरेटेड ड्रग्स एंड 33 ई, ओके, वो भी एडल्टरेटेड ड्रग है। ओके, तो इस तरीके से ये जो तीन सेक्शंस है, ओके, इन सेक्शंस को आप एक ही जगह पे ले सकते हो ताकि आपको अच्छे तरीके से याद रहे, कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो आप इस तरह का टेबल बनाते समय ध्यान रखिए, आपको जो आसानी लगती है कि किस तरीके से आप आसानी से इन सेक्शंस को याद रख सकते हो। ये जो सेक्शंस है इन सबके टाइटल आपको याद रखना है, सभी के टाइटल्स आपको याद रखना है। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन से नंबर का सेक्शन कौन सा है। ओके, एंड उसके लिए आप प्रॉपर टेबल बना लीजिए। देन सेक्शन 17B जो है दैट इज स्पूरियस ड्रग्स। ओके, ऊपर में सेक्शन 9B आएगा, 9B स्पूरियस ड्रग। देन 9C मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स के लिए 9C है, 9D स्पूरियस कॉस्मेटिक्स के लिए है। एंड सेम थिंग आगे रिपीट होगा आपके ड्रग्स के लिए भी, मतलब कॉस्मेटिक्स इंपोर्ट के लिए, इंपोर्ट। ओके, मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स इंपोर्ट, देन स्पूरियस कॉस्मेटिक इंपोर्ट। ओके, ये इंपोर्ट के लिए। आगे मैन्युफैक्चरिंग फॉर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। ओके, देन यहाँ पे सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 10 इज प्रोहिबिशन ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्टेन ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कुछ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स के इंपोर्ट को प्रोहिबिट कर सकता है, इंपोर्ट को। देन 10A पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पब्लिक इंटरेस्ट में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स के इंपोर्ट को प्रोहिबिट करने के अधिकार है। कौन से सेक्शन के थ्रू? तो सेक्शन 10A। तो यहाँ पे सेक्शन 10 और सेक्शन 10A आया है। ओके, तो सेम सेक्शन आगे भी रिपीट होगा मैन्युफैक्चरिंग में। ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग में आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेक्शन 18, सेक्शन 18 दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ सर्टेन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। ओके, सेम सेक्शन रिपीट हुआ है, सिर्फ यहाँ पे क्या आया है, मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ सर्टेन ड्रग्स। तो ऊपर में क्या था, इंपोर्ट था, ओनली इंपोर्ट, बाकी और कुछ चेंज नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे तो काफी कुछ यहाँ पे आपको रिपीटेशन आपको दिखाई देगा। ओके, ये देखिए, ये सेक्शन 26A आ गया है जो कि हमारा सेक्शन 10A था। तो सेक्शन 10A वो क्या था, पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। तो यहाँ पे क्या है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट मैन्युफैक्चर एक्सेट्रा ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो सेम सेक्शन 10A 26A रिपीट हुआ है, सिर्फ इंपोर्ट के जगह पे प्रोहिबिट ये वर्ड आ गया है, मतलब मैन्युफैक्चर एक्सेट्रा ये वर्ड आ गया है। ओके, सिमिलरली ये सेक्शन आगे एएसयू के लिए भी रिपीट होगा, एएसयू के लिए भी रिपीट होगा। तो आपको ऐसे जो रिपीटेड सेक्शंस है आप चाहो तो उनको एक ही जगह पे आपके टेबल में ले सकते हो, आपको याद करने के लिए आसानी हो जाएगी। देन यहाँ पे नेक्स्ट है ओके, सेक्शन नंबर 12। ओके, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स
इंपोर्ट रिलेटेड रूल्स बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को सेक्शन 12 देता है। देन सेक्शन 13 इंपोर्ट रिलेटेड ऑफेंसेस जो है, इंपोर्ट रिलेटेड ऑफेंसेस, गुनाह इंपोर्ट रिलेटेड, तो उसके लिए जो भी पनिशमेंट है, पेनल्टीज है, वो सेक्शन 13 में दी गई है। देन सेक्शन 16 स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी। अब सेक्शन 14 15 मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया है क्योंकि मुझे वो इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। ओके, मुझे जो सेक्शन इंपॉर्टेंट लगते हैं, आईएमपी लगते हैं, वो सेक्शन मैंने इस टेबल में कवर किए हैं। तो आप भी इस तरीके से अपना टेबल बनाइए। तो सेक्शन 16 स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी। ओके, 17 है, 17B, 70C, देन DE, ये हम लोगों ने डिस्कस किया है। देन सेक्शन 18A, सेक्शन 18A इज अबाउट डिस्क्लोजर ऑफ द नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर एक्सेट्रा। अब इसका मतलब क्या है? सेक्शन 18A में डिस्क्लोजर ऑफ द नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर एक्सेट्रा, इसका मतलब ऐसा है, यदि कोई ड्रग इंस्पेक्टर किसी रिटेल मेडिकल शॉप पे या किसी होलसेलर के पास रेड मारता है एंड वो जो भी वहां पे प्रोडक्ट्स है, जो भी स्टॉक है, उस स्टॉक का डिटेल्स वो मांगते हैं। जैसे रिटेल मेडिकल शॉप है, रिटेल मेडिकल शॉप में यदि जो भी प्रोडक्ट है, जो भी गुड्स है, जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है, उनका जो भी स्टॉक है, तो स्टॉक का उसने कहां से लिया है, रिटेल मेडिकल शॉप ने वो स्टॉक कहां से परचेस किया है, वो डिटेल्स को देना पड़ेगा। उसने अगर होलसेलर से लिया है, डीलर से लिया है या डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लिया है, वो सब डिटेल्स उसको देना पड़ता है। ओके, यदि होलसेलर से लिया है या डीलर है, तो होलसेलर एंड डीलर ने कौन से मैन्युफैक्चरर से लिया है, ये डिटेल्स वहां पे उसको बताना कंपल्शन है। मतलब जो रिटेल मेडिकल शॉप है या होलसेलर डीलर है, अगर ड्रग इंस्पेक्टर पूछता है कि इसका मैन्युफैक्चरर कौन है या ये तुमने कहां से परचेस किया, तो जो भी रिटेलर है उसको ये बताना कंपल्शन है, बताना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं बताता है तो उसको पनिशमेंट है, उसको पेनल्टी है। ओके, तो ये सेक्शन 18A है। देन सेक्शन 18B मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, तो यहाँ पे शेड्यूल यू में, ड्रग्स रूल्स में शेड्यूल यू में रिकॉर्ड्स मेंटेन कैसे करने चाहिए। देन शेड्यूल सी ड्रग है, शेड्यूल C1 ड्रग्स है, शेड्यूल H है, शेड्यूल H1 है, शेड्यूल H2 है, शेड्यूल X ड्रग्स है। तो इन ड्रग्स का जो रिकॉर्ड मेंटेनेंस है, तो रिकॉर्ड मेंटेनेंस के रूल्स ड्रग्स रूल्स में दिए गए हैं एंड उन रूल्स के हिसाब से ही सभी रिकॉर्ड्स का मेंटेनेंस होना चाहिए। अगर इन रूल्स के हिसाब से रिकॉर्ड मेंटेनेंस नहीं होता है, तो जो ड्रग इंस्पेक्टर है, वो ड्रग इंस्पेक्टर सेक्शन 18B के थ्रू एक्शन ले सकता है, कार्रवाई कर सकता है, वहां पे केस रजिस्टर हो सकती है। देन सेक्शन 19 प्लियाज। प्लियाज का मतलब क्या है? तो यहाँ पे प्लियाज का मतलब होता है कि जो आरोपी है, आरोपी अपने बचाव में, अपने डिफेंस के लिए जो कुछ भी एविडेंस दे सकता है, ओके, या वो क्या दे सकता है, क्या नहीं दे सकता है बचाव के लिए, दैट इज प्लिया। मतलब यहाँ पे अगर कोई रिटेल मेडिकल शॉप है, उसके पास में कोई नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, मतलब स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं है, ऐसा कोई प्रोडक्ट मिलता है, तब वो जो रिटेल मेडिकल शॉप है, उसका जो ओनर है, वो ये नहीं बोल सकता कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी, या मैं इस बारे में जानता नहीं था, या ऐसा कोई रूल है ये मैं जानता नहीं था, मैं इसके बारे में अननोन हूँ। इसका वो इस तरह से अपना आपको बचाव नहीं कर सकता है, वो खुद को ये नहीं बता सकता कि मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, ये वहां पे बचाव नहीं हो सकता है, उसका डिफेंस नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे सेक्शन 19 में ऐसे प्लियाज दिए गए जो कि जो आरोपी है वो खुद के बचाव के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है, दैट इज सेक्शन 19। देन सेक्शन 20 गवर्नमेंट एनालिस्ट, सेक्शन 21 ड्रग इंस्पेक्टर, सेक्शन 22 पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर। ओके, सेक्शन 22 इज पावर्स ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर, सेक्शन 23 प्रोसीजर ऑफ इंस्पेक्टर। तो ये जो सेक्शन 22 23 है, इस पे काफी बार क्वेश्चन आए हुए हैं, काफी बार, तो इसको और हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। देन सेक्शन 24 देन पर्सन्स बाउंड टू डिस्क्लोज प्लेस वेयर ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड और केप्ट। ओके, मतलब यदि कहीं पे रेड होती है, कहीं पे रेड होती है किसी रिटेल मेडिकल शॉप पे या होलसेलर पे या मैन्युफैक्चरर पे, एंड उन्होंने यदि उनका जो स्टॉक है कहीं पे छुपा के रखा है, कहीं पे छुपा के रखा है, तो उन्हें ड्रग इंस्पेक्टर को ये बताना पड़ेगा कि वो स्टॉक कहाँ पे है। अगर वो उसका लोकेशन डिस्क्लोज नहीं करते हैं, वो ये नहीं बताते कि स्टॉक कहाँ पे छुपा के रखा है, तो सेक्शन 24 के अकॉर्डिंगली उन्हें पनिशमेंट मिल सकती है, पेनाल्टी मिल सकता है, दैट इज सेक्शन 24। देन सेक्शन 25 रिपोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट। तो गवर्नमेंट एनालिस्ट जो होता है, तो गवर्नमेंट एनालिस्ट को जब सैंपल मिलता है टेस्टिंग के लिए, तो गवर्नमेंट एनालिस्ट ने
विद इन 60 डेज के अंदर में उसने एनालिसिस कंप्लीट करके उसकी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट उसने ड्रग इंस्पेक्टर को दे देनी चाहिए। ओके, तो नॉर्मली 60 डेज का पीरियड होता है, बट अगर किसी केस में गवर्नमेंट एनालिस्ट को ज्यादा समय लगता है 60 डेज से ज्यादा, तो उसके लिए उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। ओके, एंड यहाँ पे जो गवर्नमेंट एनालिस्ट जो रिपोर्ट देता है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्म नंबर है, उस फॉर्म नंबर में वो रिपोर्ट देगा, एंड वो रिपोर्ट ट्रिप्लिकेट फॉर्म में होगी, ट्रिप्लिकेट 3 कॉपीज वो देगा ड्रग इंस्पेक्टर को। ओके, तो ये सब जो डिटेल्स है गवर्नमेंट एनालिस्ट के रिपोर्ट के डिटेल्स, वो सेक्शन 25 में आते हैं। देन सेक्शन 26 मतलब परचेसर ऑफ ड्रग और कॉस्मेटिक एनेबल टू ऑब्टेन टेस्ट और एनालिसिस। तो जो गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास में सैंपल्स जाते हैं टेस्टिंग के लिए, वो ओनली ड्रग इंस्पेक्टर या कोर्ट ही भेज सकता है क्या? जो साधारण पब्लिक है, कॉमन मैन है, ओके, जैसे हम लोग है कॉमन मैन, अगर हम लोग है तो हम लोग सैंपल भेज नहीं सकते क्या गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास में टेस्टिंग के लिए? तो हम भी भेज सकते हैं। प्रॉपर इनवाइस होना चाहिए, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करनी चाहिए, जो भी प्रॉपर प्रोसीजर है, जो फीस है, तो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके सेक्शन 26 के अकॉर्डिंगली हमें भी अधिकार है कि हम किसी भी ड्रग का सैंपल गवर्नमेंट एनालिस्ट को भेज सकते हैं फॉर टेस्टिंग एंड एनालिसिस। नाउ महाराष्ट्र में एफडीए के अंदर में गवर्नमेंट एनालिस्ट कितनी जगह पे कितने टेस्टिंग लैब्स है गवर्नमेंट की, बता सकते हो? सो करंटली महाराष्ट्र में गवर्नमेंट टेस्टिंग लैब जो है देयर आर ओनली 3 लैब्स। होल महाराष्ट्र में 3 ही लैब्स है, एक मुंबई में है, दूसरे संभाजी नगर में है, एंड थर्ड वन इज इन नागपुर, संभाजी नगर एंड मुंबई। ये 3 जगह पे गवर्नमेंट की टेस्टिंग लैब्स है महाराष्ट्र की, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की। ओके, तो इन लैब्स में हम लोग कॉमन पीपल भी सैंपल भेज सकते हैं फॉर टेस्टिंग। ओके, तो यहाँ पे सेक्शन 26 हमें ये अधिकार देता है। देन सेक्शन 26A, इसको हमने डिस्कस किया है। देन सेक्शन 26B, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेगुलेट और रेस्ट्रिक्ट मैन्युफैक्चर एक्सेट्रा ऑफ ड्रग इन पब्लिक इंटरेस्ट। ओके, इसका मतलब क्या है 26B का? पावर टू रेगुलेट, एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे पावर टू रेगुलेट और रेस्ट्रिक्ट आया है, एंड ऊपर में आया है टू प्रोहिबिट। प्रोहिबिट मतलब पूरी तरह से बैन कर देना, पूरी तरह से बैन करना, दैट इज प्रोहिबिट। एंड रेगुलेट और रेस्ट्रिक्ट करना मतलब किसी ड्रग का प्रोडक्शन बढ़ा देना या कम करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा कि जो कोविड का पीरियड था, कोविड-19 का पीरियड, तो कोविड-19 पीरियड में जिस किसी भी लाइसेंसी के पास में, जिस किसी भी मैन्युफैक्चरर के पास में रेमडेसिविर इंजेक्शन को मैन्युफैक्चर करने का लाइसेंस था, तो उनको गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिए कि आप सिर्फ और सिर्फ रेमडेसिविर इंजेक्शन ही आप मैन्युफैक्चर करोगे, दूसरा कोई भी प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर नहीं करोगे। मतलब गवर्नमेंट ने वहां पे रेगुलेट किया प्रोडक्शन को। ओके, उसी तरह से इन द ईयर 2000 के आसपास सूरत में प्लेग आया था, प्लेग, बहुत भयंकर प्लेग हो गया था सूरत में। तो प्लेग के लिए ट्रीटमेंट, बेस्ट ट्रीटमेंट, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, फर्स्ट चॉइस ट्रीटमेंट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एंटीबायोटिक है वो प्लेग के लिए फर्स्ट चॉइस ड्रग है, एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज काफी कम हो गया है, काफी कम, उसका प्रोडक्शन भी काफी कम हो गया है इंडिया में, बहुत कम प्रोडक्शन होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंडिया में। तो उस समय गवर्नमेंट ने जिस किसी के पास में स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रोडक्शन का लाइसेंस था, उसे ये ऑर्डर दिया कि आप सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेप्टोमाइसिन ही प्रोड्यूस करोगे, दूसरा कोई प्रोडक्ट आप नहीं बनाओगे। ओके, तो इसका मतलब हो गया रेगुलेट और रेस्ट्रिक्ट। तो गवर्नमेंट जो है समय के हिसाब से पब्लिक इंटरेस्ट में किसी भी मैन्युफैक्चरर को ये ऑर्डर दे सकता है कि आप पर्टिकुलर कोई ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज कीजिए या डिक्रीज कर दीजिए, एंड गवर्नमेंट को अधिकार कौन देता है? तो दैट इज गिवन बाय द सेक्शन 26B। ओके, देन सेक्शन 27 is penalty for manufacture, sale, etc. of drugs in contravention of this chapter. This chapter under chapter number 4 है, chapter number 4। तो chapter number 4 में मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई है, जो भी रूल्स दिए गए हैं, यदि उन रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता है, वहां पे कोई ऑफेंस किया जाता है, कोई गुनाह किया जाता है, तो वहां पे सेक्शन 27 के अकॉर्डिंगली पेनाल्टी होती है, पनिशमेंट होती है। देन सेक्शन 28 दैट इज पेनाल्टी फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर एक्सेट्रा।
मतलब यदि ड्रग इंस्पेक्टर किसी रिटेल मेडिकल शॉप वाले से पूछता है कि इस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर कौन है, बताइए, आपने जिससे प्रोडक्ट परचेस किया उसका नाम डिस्क्लोज कीजिए। एंड यदि वो रिटेल मेडिकल शॉप वाला कहता है कि मुझे नहीं पता या मैं नहीं बताऊंगा, मुझे नहीं पता मैं नहीं बताऊंगा, तो उसे सेक्शन 28 के अकॉर्डिंगली, जो सेक्शन 28 में जो पेनल्टीज दी गई है, वो पेनल्टी के हिसाब से उसे पनिशमेंट मिलेगी। ओके, दैट इज सेक्शन 28। देन सेक्शन 29, सेक्शन 29 पेनल्टी फॉर यूज ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट रिपोर्ट फॉर एडवर्टाइजिंग। सो अब इसका क्या किया जाए? सेक्शन 29 इज ओमिटेड, अभी ओमिटेड है। ओके, इसको इस सेक्शन को ही हटा दिया गया है। एंड कौन से एक्ट ने इसको हटाया है? तो जो जन विश्वास एक्ट 2026 है, राइट। अभी हमने देखा था ये जन विश्वास एक्ट, द जन विश्वास एक्ट 2026 ने ये जो सेक्शन 29 है इसको हटा दिया है। ओके, इसको हटा दिया गया है। पर जो जन विश्वास एक्ट 2023 था, 2023 जन विश्वास एक्ट 2023, उस समय इसके लिए जो पेनल्टी थी दैट वाज 1 लाख रुपीज। ओके, 1 लाख रुपीज की इसके लिए पेनल्टी थी। ओके, तो सेक्शन 29 है, तो 2023 के अकॉर्डिंगली सेक्शन 29 में जो पेनल्टी थी दैट वाज 1 लाख रुपीज। ओके, और उसके पहले 2023 के पहले इसके लिए जो पेनल्टी थी दैट वाज ₹5,000। तो जो अपना बुक है एसेंशियल फार्मेसी रिव्यू फॉर इंस्पेक्टर एग्जाम, उस बुक में आपको पेनल्टी मिलेगी 5,000 रुपीज। मतलब आपका फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम का बुक है, तो उस बुक में पेनल्टी आपको मिलेगी ₹5,000। ओके, बट अब ये जो सेक्शन 29 है एंड ये जो पेनल्टी है इसको आप वहां से कट कर दीजिए, बुक में से उसको हटा दीजिए, उसको पढ़ना नहीं है, उसको कट कर देना है, क्योंकि अब ये सेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब ये पेनल्टी भी एग्जिस्ट नहीं करती है, ये क्वेश्चन भी अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, काफी बार आया है कि गवर्नमेंट एनालिस्ट का जो रिपोर्ट है उसे अगर आप एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए यूज करते हो तो उसका पेनल्टी कितना है? तो इनिशियली उसका पेनल्टी 5,000 रुपीज था, फिर 2023 में उसको 1 लाख रुपीज किया गया, और अभी 2026 में उसको निकाल ही दिया गया। नाउ अब इसको ये जो सेक्शन है, ये जो कंडीशन है किसी और सेक्शन में डाल दी गई है, किसी और सेक्शन में इसको ऐड कर दिया गया है। ओके, इसलिए सेक्शन 29 अब एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस ही नहीं है। ओके, देन सेक्शन 31 कॉन्फिस्केशन। कॉन्फिस्केशन मतलब क्या है? कि जब्ती कर लेना। जब्ती मतलब ड्रग इंस्पेक्टर अगर कोई स्टॉक को जब्त करना चाहता है तो जब्त करने के लिए उसके पास में क्या पावर है, कैसे उसकी प्रोसीजर होनी चाहिए, वहां पे मजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स कैसे लेने चाहिए, वो क्या क्या जब्त कर सकता है, यह सब कुछ आपको मिलेगा सेक्शन 31 में, दैट इज कॉन्फिस्केशन। ओके, देन सेक्शन 32 दैट इज कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस मतलब ड्रग रिलेटेड, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट रिलेटेड कहीं कुछ ऑफेंसेस होता है, या फिर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट रिलेटेड कोई ऑफेंस होता है, तो उसका कॉग्निजेंस कौन ले सकता है, कौन से कोर्ट में वो मुकदमा चलेगा, वो जो केस है वो केस कौन सी कोर्ट में चलेगी, मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में चलेगा, या सेशन कोर्ट में चलेगा, या हाई कोर्ट में चलेगा, कौन से कोर्ट में वो मैटर चलेगा। एंड उसके अलावा कॉग्निजेंस मतलब जो एफआईआर है, वो एफआईआर कौन दाखिल कर सकता है, एक कॉमन पीपल कर सकता है क्या, या ओनली ड्रग इंस्पेक्टर कर सकता है? ओके, तो ये सब डिटेल्स आपको सेक्शन 32 में मिलेगा। देन सेक्शन 33 दैट इज पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। ओके, तो जो भी ड्रग रूल्स है, ड्रग रूल्स 1945, ओके, द ड्रग रूल्स 1945 में जितने भी रूल्स दिए गए हैं वो रूल्स बनाने के अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन देता है? तो रूल्स बनाने के अधिकार सेक्शन नंबर 33 देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये जो भी रूल्स है ड्रग्स रूल्स 1945, तो ये कौन से रूल के अकॉर्डिंग बनाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने? तो सेक्शन 33 के अकॉर्डिंगली, सेक्शन 33 के अकॉर्डिंगली बनाया है। ओके, देन सेक्शन 33D, 33D दैट इज द आयुर्वेदिक सिद्ध एंड यूनानी ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी। ओके, ASUDCC, ASUDCC जो मॉडर्न ड्रग्स है, एलोपैथिक ड्रग्स है, उसके डीसीसी के लिए सेक्शन नंबर कौन सा है? तो उसके लिए सेक्शन नंबर 7 है। देखिए सेक्शन नंबर 7 जो है तो उसके अंदर में ये डीसीसी आता है, सेक्शन नंबर 7 में डीसीसी। तो ये जो सेक्शन नंबर 7 का डीसीसी है ये किसके लिए है? तो ये आयुर्वेदिक सॉरी एलोपैथिक ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स के लिए है, पर्टिकुलरली एलोपैथिक ड्रग्स, राइट। एंड यहाँ पे जो आपका ये सेक्शन 33D आता है, ये 33D ये भी डीसीसी के लिए है,
बट ये ASU DCC के लिए है, आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी DCC के लिए। देन यहाँ पे आगे भी मिस ब्रांडेड ड्रग्स, एडल्टरेटेड ड्रग्स, देन स्प्रेस ड्रग्स यहाँ पे भी आ जाते हैं। ओके, तो मिस ब्रांडेड, एडल्टरेटेड, स्प्रेस 3 जगह पे ये रिपीट होते हैं। देन सेक्शन 33 EEB, रेगुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चर फॉर सेल ऑफ आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स। तो आपको यदि ASU ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग करना है तो उससे रिलेटेड जो भी GMP के रूल्स है या अदर रूल्स है, तो उसके बारे में जो भी आता है वो डिटेल्स वो सेक्शन 33 EEB में आता है। तो सेक्शन 33 EEB के अकॉर्डिंगली हम लोग जो आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी ड्रग्स का मैन्युफैक्चरिंग है उसको रेगुलेट करते हैं। अभी याद रखिए कि यहाँ पे जो आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी ड्रग्स होते हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस की जरूरत है, बट सेल करने के लिए है कि लाइसेंसिंग की जरूरत। तो आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी सिस्टम के ड्रग्स को सेल करने के लिए ओनली फॉर सेल देयर इज नो नीड ऑफ एनी लाइसेंस, बट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। ओके, देन नेक्स्ट H33EEC, H33EEC that is prohibition of manufacture and sale of certain आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स। ओके, तो यहाँ पे भी प्रोहिबिशन आ गया है। कुछ ASU ड्रग्स है जैसे मर्क्यूरी कंटेनिंग ड्रग्स वगैरह होंगे तो उसको यहाँ पे प्रोहिबिट किया जा सकता है बाय द गवर्नमेंट। ओके, देन 33 EED, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट मैन्युफैक्चर एक्सेट्रा ऑफ आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी ड्रग्स इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये जो है ये हम लोगों ने इंपोर्ट रिलेटेड भी पावर देखा है, देन मैन्युफैक्चर रिलेटेड भी पावर है, एंड देन ASU रिलेटेड भी गवर्नमेंट का पावर है। तो ये भी रिपीटेशन है। ओके, देन 33H that is the application of provisions of section 22, 23, 24 and 25। मतलब क्या है? तो ये सेक्शन 22, 23, 24, 25 है, ये ड्रग इंस्पेक्टर के पावर्स है, ड्रग इंस्पेक्टर की प्रोसीजर है, गवर्नमेंट एनालिस्ट का रिपोर्ट है। तो ये सब कुछ जो यहाँ पे आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी सिस्टम का गवर्नमेंट एनालिस्ट है या उसका जो ड्रग इंस्पेक्टर है ASU ड्रग इंस्पेक्टर, तो ये सेक्शन नंबर 22, 23, 24, 25 ये सब सेक्शंस यहाँ पे भी अप्लीकेबल है। जो ASU ड्रग इंस्पेक्टर है, ASU गवर्नमेंट एनालिस्ट है, उसके लिए भी सेक्शन 22, 23, 24 एंड 25 अप्लीकेबल है। ओके, देन सेक्शन 33I, सेक्शन 33I इज अबाउट penalty for manufacture etc. sale etc. of आयुर्वेदिक सिद्धा और यूनानी ड्रग्स इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दिस चैप्टर। दिस चैप्टर मतलब कौन सा? चैप्टर 4A। चैप्टर 4A, चैप्टर 4A में सेक्शंस में जो कोई भी टर्म्स कंडीशंस दी गई है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सेल ऑफ ASU ड्रग्स, उसका अगर कॉन्ट्रवेंशन होता है तो उस केस में क्या पनिशमेंट है, क्या पेनल्टीज है, वो आपको मिलेगा सेक्शन 33I में। देन सेक्शन 33KA, सेक्शन 33KA दैट इज डिस्क्लोजर ऑफ नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर, तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। देन 33KB, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब ASU ड्रग जो होते हैं आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी ड्रग्स, तो आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी ड्रग्स का भी जो रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस होता है, तो रिकॉर्ड मेंटेनेंस कैसे करना है, रॉ मटेरियल का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है, वो सब कुछ डिटेल्स आपको सेक्शन 33KB में मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, तो ये टेबल मैंने बनाया है, एंड इस टेबल में मैंने सेक्शन नंबर एंड उसके ऊपर कमेंट मैंने लिखा है, मतलब उसका टाइटल दिया है, एंड उसके अंदर में क्या क्या उस सेक्शन में कवर होता है वो मैंने यहाँ पे दिया है। सो आपको क्या करना है, आपको भी ऐसा टेबल बनाना है, खुद का टेबल बनाइए। मतलब पहले ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट को पूरा पढ़ लीजिए, पूरा पढ़ने के बाद में ये टेबल आप बनाइए। इस टेबल पे आपको कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, कई सारे। आप कोई भी एग्जाम लीजिए, उस एग्जाम में इस टेबल पे आपको एक क्वेश्चन तो जरूर मिलता है, एक क्वेश्चन कम से कम जरूर मिलेगा इस टेबल पे। एंड इस टेबल को याद करना काफी आसान है, सिर्फ यहाँ पे रिपीटेशन कितना है वो भी आप देखिए, काफी जगह पे रिपीटेशन है। ओके, तो आपको ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, और जब हम पढ़ेंगे तब जहां पे भी सेक्शन आता है एंड उसका डिटेल आता है तो आप मार्क कर लीजिए, और मार्क करने के बाद में आप खुद का टेबल बनाइए, एंड उस टेबल को आपको रिवाइज करना है, पढ़ते रहना है, याद करना है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इससे रिलेटेड आपको यदि कोई डाउट्स हो, कुछ क्वेरीज हो, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, बोलिए। और ध्यान रखिए कि बुक में से जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो इसमें काफी कुछ चेंजेस है, तो चेंजेस आपको ध्यान में लेना है, और ध्यान में लेकर के आपको बुक में भी उस हिसाब से चेंजेस करना है। बुक में कई जगह पे आपको जो MCQs मिलेंगे, तो MCQs के आंसर आपको कुछ अलग मिलेंगे और यहाँ पे अलग आंसर्स मिलेंगे। और इसका कारण यह है कि अभी वो जो रूल्स थे, जब बुक बनाया गया तो उस समय 2025 में वो बुक बनाया गया, अपडेट किया गया। 2025 में जो रूल्स रेगुलेशन थे, जो एक्ट के थे, बट अभी 2026 में
काफी अमेंडमेंट हुआ है एक्ट में, तो अमेंडमेंट के हिसाब से मैंने नोट्स को अपडेट किया है। एंड अमेंडमेंट के हिसाब से ही जो टेस्ट पैकेज रहेगा उसमें आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, एंड जो बुक में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे वो पुराने के हिसाब से रहेंगे। तो बुक में काफी कुछ एमसीक्यूज इसके चेंज हो चुके होंगे, क्योंकि उनके आंसर्स चेंज हो चुके हैं। तो आपको कंफ्यूज होना नहीं है, आपको जो अपडेट्स है वो अपडेट्स अपने रेफर करना है। ओके, सो यहाँ पे कोई डाउट्स आपको कुछ पूछना है, कोई क्वेरीज आपके, बोलिए। ओके नेहा, ठीक है, ओके। तो चलिए हम लोग आज यहाँ पे, ओके आचल, ठीक है। सो हम लोग आज यहाँ पे स्टॉप करते हैं। लेट्स कंटिन्यू टुमारो। हैव अ गुड डे।